हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 1 से 4 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं, जिसमें मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। इसमें आपको दोस्तों बिहार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का निचोड़ मिलेगा। और ये दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ रहता है, जिससे आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे वो बिहार हो चाहे इंटरनेशनल नेशनल लेवल की तैयारी करें, आपको उससे फायदा होगा। तो दोस्तों, देर न करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों, गया में। बिहार के गया जिले के बोध गया में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाया जाएगा। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। इस पर 165 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र का डिजाइन और वास्तुकला केसरिया स्तूप से प्रेरित होगा। इसको प्राचीन बौद्ध स्तूपों की तरफ विकसित किया जाएगा। बोध गया एक धार्मिक स्थल है और तीर्थ स्थल है, जो महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा है, जो भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही बोध गया बौद्धों के लिए तीर्थ यात्रा और श्रद्धा का विषय रहा है। बोध गया बिहार की राजधानी पटना से 110 किलोमीटर दक्षिण में फाल्गु नदी के पश्चिमी तट पर गंगा मैदान के मध्य भाग में स्थित है। फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर नामक एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में के अनुसार फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता था। भगवान विष्णु का मंदिर विष्णुपद मंदिर फाल्गु नदी के तट पर ही स्थित है। फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। लीलाजन और मोहाना नदियों के संगम से बनी फल्गु नदी या फल्गु हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए प्रमुख धार्मिक महत्व रखती है। तो याद रखिए दोस्तों, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फल्गु नदी जो है किन नदियों के संगम से बना है? तो लीलाजन और मोहाना। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए कि बिहार में कहां पर बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनेगा? तो दोस्तों, गया की बोध गया में बनाया जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटारे और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में गोबरधन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार सरकार ने, बिहार के कृषि एवं पशु मंत्रालय ने बिहार के सभी 38 जिलों में गोबरधन इकाइयों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटारे और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में गोबरधन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में बिहार राज्य में 35 गोबरधन इकाई का निर्माण किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा हैं। बिहार बजट 2025 में कृषि के लिए 3528 करोड़ का आवंटन किया गया है। बिहार बजट 2025 में कृषि को क्या क्या मिला है दोस्तों, इसको जान लीजिए। सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सब्जी की उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की घोषणा की गई है। गुड़ के लिए पूसा, समस्तीपुर के पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के लिए नई योजना लाई जाएगी। अरहर, मूंग, उड़द आदि दलहन की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। तो ये दोस्तों कृषि संबंधित जो घोषणा है बजट 2025-26 में कृषि जो है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज उत्पादन के मामले में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, चौथा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज उत्पादन के मामले में बिहार का देश भर में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर प्याज उत्पादन के मामले में बिहार की हिस्सेदारी 6% है। प्याज उत्पादन में प्रमुख जिला पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और कटिहार है। राज्य भर में 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्याज की खेती की जाती है और 1,000 टन से भी अधिक प्याज का उत्पादन होता है। बिहार की सबसे बड़ी प्याज मंडी पटना में है। यहाँ रोजाना 500 टन प्याज की आवक होती है। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र लगभग 4905,000 टन करता है। बिहार लीची उत्पादन, मखाना उत्पादन,
में देश में सबसे आगे है। मशरूम उत्पादन में भी बिहार देश में नंबर 1 स्थान पर है। बिहार सरकार ने जीविका समूहों का सहकारी समिति के रूप में निबंधन करने का निर्णय लिया है। बिहार में कितनी करोड़ जीविका दीदियां है? तो दोस्तों 1,35,00,000। बिहार सरकार ने जीविका समूहों का सरकारी समिति के रूप में निबंधन करने का निर्णय लिया है। बिहार में 1,35,00,000 जीविका दीदियां है। इनका निबंधन सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत होगा। बिहार में 10,60,000 स्वयं सहायता समूहों से 1,35,00,000 दीदियां जुड़ी हुई हैं। बिहार में जीविका समूहों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में अस्पतालों में दीदी की रसोई, सरकारी कार्यालयों में कैंटीन, मछली पालन, बीमा से लेकर कई क्षेत्रों में जीविका समूह बेहतर कार्य कर रही है। समाज सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रमों में जैसे शराबबंदी, स्वच्छ भारत मिशन, दहेज उन्मूलन आदि में जीविका दीदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार जीविका दीदियों को सहायता देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ने बिना पिता वाले बच्चों को कितने महीने आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो 4,000 रुपए महीने दोस्तों बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पिता के स्वामित्व से महरूम बच्चों को मिलेगी। बिहार सरकार ने आम लोगों के हित में बहुत ही बढ़िया फैसला किया है, खासकर उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पिता नहीं रहे। नीतीश कुमार की सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी जो अपने मां के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है। यह मदद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। एक स्पॉन्सरशिप योजना इसका नाम रखा गया है। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाना होगा, वहां आवेदन देना होगा। इस योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए की मदद राशि दी जाएगी। मदद पाने के लिए बच्चों और उसकी मां का ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी होना जरूरी है। इसके लिए विधवा महिलाएं लाभ ले सकती हैं। इनका जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। इसके साथ साथ अनाथ बच्चे, जिन बच्चों के माता पिता दोनों का निधन हो गया, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में कहां पर पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों राजगीर में। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों के एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार होगा जब राजगीर एक प्रतिष्ठित महाद्वीपीय स्तर के हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। शहर ने नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी, जिसे भारत ने फाइनल में 2024 पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराकर जीता था। बिहार ने हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 की मेजबानी भी की, जहां भारत ने पहली बार किसी प्रमुख सेपक टाकरा आयोजन में स्वर्ण पदक जीता है। यह दूसरी बार है जब भारत पुरुषों की एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इसके पहले 2007 में चेन्नई में 7वें संस्करण का आयोजन भी किया गया था। यह प्रतियोगिता हाल ही में पुनर्निर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। एशिया हॉकी महासंघ की स्थापना 1958 में स्थापित है। इसके 31 सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया है। इसके अध्यक्ष दातो फुमियो ओगुरा जापान के हैं। हॉकी इंडिया की बात की जाए तो 2009 में स्थापित हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अगर बिहार के खेल मंत्री की बात की जाए तो सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला का अनावरण किया है? तो 800 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र की उन्नति, कानून परिवर्तन, बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान को चिन्हित किया गया। अमित शाह ने सहकारी समिति और वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के तहत 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दरभंगा में मछुआरा सहकारी समिति में मखाना प्रसंस्करण इकाई का भी उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह ने 181 करोड़ रुपए की लागत वाली 133 पुलिस इमारतों की आधारशिला भी रखी।
बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने और परिवहन को आसान बनाने के लिए 109 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। अमित शाह ने बिहार राज्य सहकारी बैंक के बैंक मित्रों को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में माइक्रो एटीएम वितरित किए, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और अन्य सहकारी निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशिवारा को। हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले जापानी हैं। क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशिवारा को। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो यूएसए के साथ दोस्तों। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अप्रैल 2025 को 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रभावी संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन के दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को मजबूत करना है। जीएचडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया है? तो हेलन टैंग को। मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में आयोजित जीएचडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में अनाहत सिंह और करीम एल्टार की विजयी हुए। अनाहत सिंह की जीत 17 वर्षीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने महिला एकल फाइनल में हांगकांग की हेलन टैंग को हराया है। नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? तो आईएनएसवी तारिणी। आईएनएसवी तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में प्रवेश किया। वहां भारत की महावाणिज्य दूत सुश्री रूबी जसप्रीत, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना बेड़े की चीफ ऑफ स्टाफ रियल एडमिरल लीसा हेंड्रिक्स और प्रिटोरिया में भारत के रक्षा सलाहकार कैप्टन अतुल सपहिया ने जहाज और उसके चालक दल का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह और भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अभी हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो दोस्तों कार्टोसैट 3 ने। इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर की। इन तस्वीरों की मदद से मांडले और संगाइंग क्षेत्रों में हुई क्षति का विश्लेषण किया गया है। आपदा के प्रभाव का आकलन करने के लिए 29 मार्च को ली गई तस्वीरों की तुलना 18 मार्च के पूर्व आपदा से डेटा से की गई। भारत ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। पड़ोस के में संकट के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में व्यापक विनाश का जवाब देने के लिए भारत सरकार द्वारा सरकार का एक संपूर्ण प्रयास है। अब तक 6 विमानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाजों ने 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री पहुंचाई है। नीति एनसीईआर स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने हाल ही में नई दिल्ली में नीति एनसीईआर स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। यह लगभग 30 वर्षों की अवधि में सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, शोध पत्रों और राज्य वित्त पर विशेष टिप्पणियों से जुड़े डेटा का व्यापक भंडार प्रदान करता है। अगर बात की जाए दोस्तों नीति आयोग की, तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर शुरू किया गया था। नीति आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728।
केंद्र सरकार ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। अब तक कुल 721 विद्यालयों को ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 477 पहले ही संचालित हो रहे हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइये ने इसकी जानकारी दी है। 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो पूर्णकालिक सदस्य जीवन। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य जीवन के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 25 मार्च 2025 को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अय्यर इस पद को संभालने वाले पहले निजी क्षेत्र के पेशेवर हैं। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 है, और माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है, अभियानों को रवाना किया। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही शामिल हैं, जो पारंपरिक साउथ पोल रूट से चढ़ाई करेंगे। इस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी कर रहे हैं। वही माउंट कंचनजंगा के लिए संयुक्त भारत नेपाल अभियान में भारतीय सेना के 12 और नेपाली सेना के 6 पर्वतारोही भाग ले रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना के कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि माउंट कंचनजंगा पूछा है, ठीक है ना, तो माउंट कंचनजंगा का दोस्तों कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कर्नल सरफराज सिंह। यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान का लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी और माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल का दोस्तों कर्नल सरफराज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सुधार लीजिएगा, कर्नल सरफराज सिंह होंगे। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इन्होंने इस आयोजन का उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना और दुनिया की भारत की उभरती कहानी से परिचित कराना है। हाल ही में किसी IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया, तो एन चंद्रशेखरन को। टाटा संघ के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलाना जॉर्जिया के नेतृत्व वाली इस परिषद का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देना है। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया? तो माइकल डी पात्रा का। भारत सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले की गई है। गुप्ता माइकल डी पात्रा की जगह लेंगी, जो जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो कुंभकोणम पान का पत्ता। हाल ही में कुंभकोणम पान का पत्ता और थोलाई मनिक्का माला को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। कुंभकोणम पान के पत्ते की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, विशेष रूप से तिरुवैयारू, पापनासम, तिरुवाध्यायी, मुरुधर, कुंभकोणम और तंजाविर और तिरुवर जिलों के बलेगामन ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में थोलाई मन्निका माला एक विशेष प्रकार की माला है, जो विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले में स्थित थोलाई में बनाई जाती है। 1 अप्रैल 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित किस फिल्म को प्रिक्स टू पेट्रोमोनियम कल्चरल इमेटेरियल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्ट्रीम स्टोरी को। 1 अप्रैल 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित स्ट्रीम स्टोरी फिल्म को प्रिक्स टू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटेरियल 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रिक्स टू पेट्रीमोइन कल्चरल इमेटेरियल 2025 पुरस्कार समारोह का आयोजन फ्रांस के राजधानी पेरिस में किया गया है। इसे फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। स्ट्रीम स्टोरी फिल्म हिमाचल प्रदेश की सदियों पुरानी कुहल जलधाराओं पर आधारित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक सांस्कृतिक संस्था है। भारत सरकार ने कब तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 31 मार्च 2026 तक भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या की जानकारी दी है। 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, झारखंड का एक पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का भी एक जिला गढ़चिरौली शामिल है। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 30 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार के कर्मचारियों के एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। एकीकृत पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत विकल्प के रूप में लागू हुई है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यूपीएस रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करता है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। योजना कम से कम 10 सालों की सर्विस पूरी करने वालों के लिए लोगों के लिए प्रति माह 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देता है। प्रधानमंत्री मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है? तो निधि तिवारी बनी है। दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 31 मार्च को निधि तिवारी को पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी की नियुक्ति की घोषणा की। निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। वे नवंबर 2022 से ही प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। निधि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं। किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मायना स्वामी को। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा किया कि प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार विजयवाड़ा में एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा प्रदान किया जाएगा। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरु तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके आवास पर आयोजित एक विशेष समारोह में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो शांति, शासन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त थिंक टैंक है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसकी स्थापना मूलतः इटली में हुई थी। यह उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने विश्व शांति, सुशासन और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के किस अभिनेता को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो कमल हसन को। प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हसन को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मीडिया और मनोरंजन समिति साउथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चेन्नई में आयोजित फिक्की के मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय कॉन्क्लेव साउथ कनेक्ट 2025 के दौरान यह घोषणा की गई। यह नियुक्ति मीडिया और मनोरंजन उद्योग में उनके प्रभाव के साथ साथ इस क्षेत्र के भविष्य के विकास पर उनके दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल सिंघल को। प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, बिगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह सम्मान जनसंपर्क उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान और रणनीतिक संचार में उनके अनुकरणीय नेतृत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह रहा 1 से 4 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।